नमस्कार। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले लोकपोल का सर्वे आया है, जिसमें महाविकास आघाड़ी 162 सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है और महायुति 128 सीटों तक पहुंच रहा है। तो वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले महाराष्ट्र का मूड क्या है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं, महाराष्ट्र घूम रहे हैं, महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र के चुनाव की था मापने की कोशिश करते हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आज ही सुबह महाराष्ट्र से वापस आया हूँ। करीब करीब 10 दिन मैं महाराष्ट्र में ही था। मैं विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, कोकण, संभाजीनगर यानी वहाँ मराठवाड़ा होते हुए खानदेश, धुलिया मेरा आखिरी स्टॉप था। कल रात को मैं धुलिया था और आज आया हूँ। बाय एंड लार्ज वो जो पोल सर्वे बता रहा है, मैं थोड़ा सा इसका उल्टा जाता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सत्ता पक्ष कितना रिटेन करता है अपनी सीटें। भाजपा कितनी सीटों पे लड़ती है वो मायने नहीं रखती। भाजपा जो रिटेन करती हुई सीटें दिख रही है मुझे, वो 70 से 80 के बीच में भाजपा को सीटें मिल सकती है। और अजित पवार ये 10 से नीचे आ सकते हैं और एकनाथ शिंदे 20-25 के बीच में रह सकते हैं। यदि ये आंकड़ा हो गया तो ये 120 पे रुक जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। महाराष्ट्र में मैजिक फिगर जो है वो 146 का है। 146 पे आप सरकार बना लेते हैं। बाकी बचा हुआ खेल जो है वो महायुति का होगा। लेकिन फिर उस हिसाब से महायुति यदि 120 पे आ जाती है तो बाकी बची हुई सीटें महा विकास आघाड़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें ये हो नहीं रहा है। उसमें इसलिए नहीं हो रहा है कि इंडिपेंडेंट बहुत जीत रहे हैं। देखिए 1995 में जब कांग्रेस में दो गुट हुए थे, कांग्रेस बटी नहीं थी, कांग्रेस एक थी लेकिन दो गुट हुए। एक सुधाकर चौहान मुख्यमंत्री और एक शरद पवार। टिकट बंटवारे ने दोनों ने ही अपने एक दूसरे के टिकट काटे और जिन जिन अपने लोगों को टिकट कटा उनको इंडिपेंडेंट लड़वाया। तो महाराष्ट्र में उस समय 35 इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, 35। और तब पहली बार बीजेपी सरकार में सत्ता में आई शिवसेना के साथ मिलकर। वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं थी, वो बीजेपी शिवसेना टोटली डिपेंडिंग ऑन 35 इंडिपेंडेंट। तो जोशी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए बहुत टिकलिश था ये मामला कि कोई भी इंडिपेंडेंट धमकी देता था और उनको काम करना पड़ता था। तो अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे वो भी उस समय इंडिपेंडेंट लड़के आए थे। धाबेकर मंत्री बने, ऐसे कई लोग मंत्री बने इंडिपेंडेंट लड़के आए थे। इस बार क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के ने कई जगह उम्मीदवार खड़े कर दिए जो बीजेपी के लोग काट रहे, बीजेपी के उम्मीदवार काट रहे। बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे के सामने कई उम्मीदवार उतार दिए। अब इसमें होता क्या है प्रज्ञा, वोट ट्रांसफर नहीं होता नीचे जी। जब आपस में आप लड़ाई कर रहे हैं तो वोट ट्रांसफर नहीं होता, और जब वोट ट्रांसफर नहीं होगा और महाविकास आघाड़ी का यदि वोट ट्रांसफर होगा तो फिर महाविकास आघाड़ी को एज है। लेकिन उस हिसाब से यदि जो मैं कह रहा हूं तो दर्शक कहेंगे फिर तो महाविकास आघाड़ी 180 190 जानी चाहिए जब वोट ट्रांसफर हो रहा तो। लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो दो दल है, एक कांग्रेस और शिवसेना, इन दोनों ने टिकट अलॉटमेंट में गड़बड़ी कर दी। जैसे कि कांग्रेस हमेशा सीटें बेचती, वो भले ही कुछ कहे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी मित्र के संबंध बनाने के लिए या भाजपा के कहने पे। तो विदर्भ जो कांग्रेस का गढ़ है उसमें कई सीटें, कम से कम 4 5 6 सीटें ऐसी है जहां ये सीटें बीजेपी को सूट होते हुए दी गई है। इसमें पैसा चला है। शिवसेना ने भी ऐसे ही किया। खासकर मैं यदि मीरज की बात करूं, सांगली के पास मीरज कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां खाड़े साहब जो लेबर मिनिस्टर है, दबंग है, वो लड़ रहे हैं बीजेपी से। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि उनको बहुत मुश्किल था जीतना। तो उनके खिलाफ जो शिवसेना ने उम्मीदवार दिया वो डमी कैंडिडेट है, उनका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अच्छा। ऐसे ही शिवसेना ने भी कुछ जगह डमी कैंडिडेट दिए। इसमें उद्धव और आदित्य हो नहीं सकते। मतलब लोग जो शिवसेना के लोग जो कहते हैं, मैं खासकर और संभाजीनगर में तो शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, उन्हें कहा आदित्य और उद्धव को पता भी नहीं होता और नीचे के लोग ही धंधा कर लेते हैं और उनको समझा देते कि यही चुनाव जीत रहा है। प्रॉपर औरंगाबाद यानी संभाजीनगर में
जो एक सीट है, वह एक देशमुख नाम का कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के कगार पे था। अच्छा। उसको टिकट नहीं दिया, और ऐसे आदमी को टिकट दिया कि गूगल करके ढूंढना पड़ता कौन नहीं है, तो वो सीट जीती हुई हार गए। तो ये जो महायुति यदि 120 पे अटकती है, तो महाविकास आघाड़ी भी 165 होते हुए दिखाई नहीं देती मुझे, ये 150 पे रुक जाएगी। अच्छा। जो बड़ा फ्रीजाइल है वो। यदि वो लोकपोल का हम देखें, 162 तो उन्होंने इनको 100, हाँ हायर आंकड़ा ले ले हम, तो 165 उन्होंने उनको दी है महाविकास आघाड़ी को, 125 दी है महायुति को। तो इस आंकड़े के साथ तो मैं भी ये हूं, और उन्होंने अन्य को दिए है, उसमें भी 25 है करीब करीब अन्य जी। हाँ। जो मैं कह रहा हूं, अन्य मतलब इंडिपेंडेंट वगैरह होंगे या छोटे मोटे दल होंगे। अब उसमें क्या है, 125 के साथ वो 25 भी जोड़ दे, इंडिपेंडेंट भी जोड़ दे, तो भी आंकड़ा 146 का नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आने के लिए महाविकास आघाड़ी को 165 होना बहुत जरूरी। वो 150 पे भी आ गए, 155 के भी आ गए, तो 10 लोगों का इस्तीफा देकर ये सत्ता में आ जाएंगे। और ये बिकने वाले तो ही 50-50 खोखे में तो शिवसेना टूटी, जो आरोप है। तो कुल मिलाकर मामला बिल्कुल, मैं इस लोकपोल के साथ हूं, मामला बिल्कुल कट टू कट है। और पैसे का खेल, प्रज्ञा जी, मैंने महाराष्ट्र में जीवन में इतना पैसा नहीं देखा। एक एक वोट के लिए 10-10 हजार रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो इससे कितना असर पड़ेगा सर? इससे फर्क तो पड़ता है। देखिए क्या होता है, दो जगह फर्क पड़ता है। अब आजकल लोग शाणे हो गए, खासकर बारामती का उदाहरण। मैं शरद पवार जी से मिला था सांगली में 1 महीना पहले, ठीक आज से, एक प्रोग्राम में वो मुख्य अतिथि थे, मैं एक वक्ता था, एक कॉलेज का प्रोग्राम था। उसके बाद जब उनसे मेरी बात होगी, वो उन्होंने कहा कि मुझे वानखड़े से बात करनी है, तो एक जगह पे हम दोनों ये व्यवस्था की थी। उन्होंने मुझे पूछा कि पूरे महाराष्ट्र का टोन क्या है, तो मैंने बताया। तो मैंने बोला आपको क्या लगता है? बोला हम सभी क्षेत्रों में बीसा है, हम एज है सब जगह पे, पैसे का खेल जब चलेगा तब क्या करेंगे? तब मैंने उनको कहा कि ये आप कह रहे हैं मुझे, बारामती में कितना पैसा चला, इसके बावजूद सुप्रिया जी जीती। बारामती के रूरल एरिया में, बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रज्ञा जी 15-15 दिन तक लोगों ने घर पे खाना ही नहीं बनाया। 15 दिन तक वेज नॉन वेज और दारू लगातार सार्वजनिक रूप से पूरे गांव को खिलाई जा रही थी। अच्छा। तो अब तो नारे लग रहे हैं। मैं कल सांगली में कुणाल पाटिल लड़ रहे हैं, बहुत उनके परदादा जो थे, मतलब दादा जो थे उनके, कुणाल के, वो एक चुनाव में इतने वोट से जीत के आए थे कि जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि भाई ये पाटिल से मिलना चाहता हूं मैं, इतना अभूतपूर्व मार्जिन कैसा लिया इस आदमी। वो धुलिया रूरल से लड़ रहे हैं। फिर उनके पिता बहुत बड़े, दाजी पाटिल नाम है उनका, वो बहुत बड़े माने जाते हैं, लोग पूछते उनको। अब कुणाल है, जब मेरी कुणाल से व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उन्होंने कहा कि पैसा बहुत चल रहा है सर, पैसा अथा चल रहा है। तो वहां नारे लग रहे, खा कुणाल से मटन, दाबा कुणाल से बटन, मतलब किसका भी मटन खाओ, लेकिन बटन जो है वो कुणाल का दबाओ। तो जब ये खाने, पैसे और दारू के नारे बनने लगे, तो इसका चलन कितना हो रहा है, इसको आपकी आइडिया थी। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अशोक सर, अगर ये खाना, पैसा, मटन, दारू, इन सबको अगर किनारे करे, बाकी इंतजामात जो सिस्टम रहता है उसको भी अगर किनारे करें, तो आज महाराष्ट्र 4 दिन पहले, वोटिंग के ठीक 4 दिन पहले, महाराष्ट्र का मूड अगर हम सिर्फ जानना चाहें आपसे, तो महाराष्ट्र का मूड महाविकास आघाड़ी के लिए है। अच्छा। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ को कोई, देयर इज नो टेकर फॉर योगी आदित्यनाथ। अच्छा। बटेंगे तो कटेंगे, या फेल हो गया। तो फिर ये योगी आदित्यनाथ को ना शामिल करने का फायदा होगा, या फिर ये ओवरऑल एनडीए का नुकसान? इन्होंने लाया तो योगी आदित्यनाथ को बड़े ताकत के साथ था, लेकिन वो अभी इतना फेल हो गया कि फिर विड्रॉ कर दिया पड़ना पड़ा उनको। वाशिंग वगैरह जगह पे तो लोग भी नहीं आए सुनने के लिए।
अब प्रधानमंत्री की रैलीज होती है तो वहां चैनलों के कैमरामैन को अलाउड नहीं है कैमरा लगा। लोग पैक सिस्टम लेके आते, ये सिस्टम लेके आते। मैं पूना में था, मैं कल इसका औरंगाबाद जो पुराना है जिसको अभी संभाजी नगर कहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर, वहां पे था। वहां तो उद्धव ठाकरे की भी रैली थी और प्रधानमंत्री की भी रैली थी। स्ट्रिक्टली जो मीडिया के दोस्त है वहां, स्ट्रिंगर्स है जो है, वो बोले हमको कैमरा लेने के लिए मना कर। उनको कहा कि आपको दूरदर्शन से फीड लेना पड़ेगा, ANI से लेना पड़ेगा, क्योंकि खाली कुर्सियां दिखती है ना। तो भी कुछ लोग होते हैं वीडियो अपने मोबाइल से वीडियो, कुछ पुलिस कर्मचारियों ने वीडियो बना के लीक किए मार्केट में जो ड्यूटी पे थे। तो पता पड़ा कि 60% चेयर्स खाली। कोई सुनने ही नहीं आ रहा, कोई सुनने नहीं आ रहा, क्योंकि लोग थक गए G20 सुनते सुनते, कटेंगे तो बटेंगे। अब उन्होंने औरंगाबाद में तो ओवरऑल एनडीए का नुकसान मान रहे हैं। इंडिया का नुकसान हो रहा है। जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं नुकसान हो रहा है इंडिया को। अब वो कह रहे थे कि यदि महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो आपको भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगे। भाई महाराष्ट्र का हर मतदाता, उसकी एक अस्मिता है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है देश में, किसी भी राज्य से टैक्स का कलेक्शन, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। तो आप कह रहे कि भीख मांगेंगे, कैसे भीख मांगेंगे? हमने कर्तृत्व नहीं किया, भीख मांगेंगे। बोले बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। क्यों तरसेंगे बूंद बूंद के लिए? मतलब भाजपा सत्ता में आई तो ही खाने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये नरेशन आप उनकी अहम, उसका जो गुरूर होता है उसको, उसके साथ खेलते हो। अच्छा अशोक सर, गुरूर से एक बात और याद आया कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। तो क्या ये भाजपा का अति आत्मविश्वास है कि जीत तो हमारी होगी, लोक पोल कहे या कोई भी आत्मविश्वास भी नहीं, नहीं 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 नहीं, उल्टा होता है। यदि प्रधानमंत्री को यदि गारंटी है जीतने की तो वो अपना स्टे बढ़ाते हैं, अच्छा, क्रेडिट लेने के लिए। आप यूपी का पहला चुनाव देखिए, कैसे वो 3 दिन तक रुके थे यूपी में, बनारस में, आखिरी 3 दिन। तो फिर हार मान ली है क्या कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, गई भैंस पानी में? हो सकता है कि उन्हें लगा कि वो कटेंगे बटेंगे। जो उन्होंने हरियाणा में किया वो नहीं हो सकता महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, शरद पवार की। और मैं बार बार कहता कि कांग्रेस इजी टारगेट क्यों होती है? कांग्रेस के नेता क्यों बिक जाते हैं? उनको लगता है कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। जितने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर है, वो तो एक राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। 3-3 राज्य सरकारें उनके पास है, किस चीज की कमी है? जी। लेकिन लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे यदि महाराष्ट्र में हार जाते तो उनके पास क्या है? अखिलेश यदि यूपी हार जाते तो उनके पास क्या है? इसलिए ममता यदि बंगाल हार जाती तो उनके पास क्या होगा? स्टैलिन केरल कर्नाटक हार जाता तो तमिलनाडु हार जाता तो उनके पास क्या है? इसलिए वो जब अपने राज्य पे आती तो पूरे ताकत के साथ लड़ते। वहां स्लीपर सेल वाला खेल ज्यादा नहीं चलता। अच्छा, हालांकि हर जगह स्लीपर सेल तो है ही थोड़े। तो वहां बीजेपी को बहुत डिफिकल्ट जाता है जी। कांग्रेस को पता है क्या, मैंने बोला हार जाएगी भाई कांग्रेस। बोले हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी चुनाव हारे एक और सही। और जहां तक काम तो रुकते नहीं है। मेरे जितने भी मित्र है उनको ठेके वगैरह दिलवाने हो तो हम कर्नाटक में दिलवा देते हैं। पैसा आ रहा है, धंधा चल रहा है। तो इसलिए हरियाणा में खेल हुआ। भाई हरियाणा में क्या हारी कांग्रेस? हुड्डा जी का क्या गया, शैलजा का क्या गया, बावरिया का क्या गया, केसी वेणुगोपाल का क्या गया, अजय माकन का क्या गया? कुछ तो नहीं। फिर अभी भी नहीं अगर सुधरेंगे तो फिर गया लोकल कार्यकर्ता का, जो रोज वहां रह के जीता है और वहां प्रताड़ना झेलता है, फिर कार्यकर्ता टूट के एक दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। सुधार नहीं है? नहीं 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 नहीं, सुधरेंगे, बिल्कुल ही सुधरेंगे। देखिए ये तब सुधरेंगे जब एक भी राज्य में इनकी सरकार नहीं हो और खाने के लिए मोहताज हो, तो ये बीजेपी में चले जाएंगे। बताएगा जो आंकड़े आपने बताए कि अगर हम ये मान लें कि अगर
4 दिन पहले हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के मूड के अनुसार, अगर ये मीट मटन और दारू वारू सब किनारे करके सारा सिस्टम किनारे करके चाणक्य जी का, अगर महाविकास आघाड़ी 165 तक आती है और महायुति 120 तक रह जाती है, तो अगर महायुति का सबसे बड़ा नुकसान कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, कौन सा वो फैक्टर है जिसमें महायुति का इतना बड़ा नुकसान महायुति का और एक चीज और नुकसान है सर, किस पार्टी का, महायुति में किस पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है? महायुति में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अजित पवार का। ओके। क्योंकि बीजेपी भी उनको ठोक रही है और एकनाथ शिंदे भी ठोक रहे हैं। और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का? उद्धव शिवसेना वाली ठाकरे का भी नुकसान हो रहा है। वो सेना ने खुद का नुकसान खुद करवा लिया कुछ सीटें बेच के। और बाकी जहां जहां सीधी टक्कर है एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, खासकर मराठवाड़ा में, वहां जरांगे पाटिल का फैक्टर एकनाथ शिंदे को मदद कर रहा है। मराठा एक हो रहे हैं। अच्छा। वो एज मिल रहा है उनको। तो लोकपोल का सर्वे जो कहता है कि अजित पवार और शिवसेना को नुकसान ज्यादा है, वो भी यही कह रहा है। वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुंबई में शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहा है राज ठाकरे। अच्छा। तो राज ठाकरे भाजपा की बी टीम बन के खेल रही है। बी टीम क्या कहते हैं? राज ठाकरे ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बीजेपी को भी ठोकता हूं, तो मुझे कैसा कह सकते हो? सवाल है, आप किसी जितवाना चाहते हो। जरांगे पाटिल ने अपने पूरे उम्मीदवार चुनाव में लड़ने से मना कर दिया और 11वें आवर पे विड्रॉ हो गए। वो सिर्फ इसलिए कि वो फडणवीस को कितनी भी गाली दे रहे होंगे, बीजेपी को कितनी भी गाली दे रहे होंगे, लेकिन उनके उम्मीदवार चुनाव में आते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वोट स्प्लिट होंगे जी। वोट स्प्लिट ना हो इसलिए उन्होंने चाहे लोगों की 10 बातें सुनी लेकिन विड्रॉ कर दिया कि नहीं, चुनाव में रहना ही नहीं, वोट नहीं स्प्लिट होना चाहिए। और जरांगे पाटिल का चुनाव में न उतरना ये बीजेपी के लिए सबसे दुखदाई हो गया। तो सर अभी अगर हम पूछे कि दूसरी बात महाविकास आघाड़ी में तो ये तय हुआ है, सभी राजनीतिक दल यही कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने 10 बार कहा और कांग्रेस भी कह रही है, चुनाव के नतीजों के बाद जिसकी पार्टी में ज्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री होगा। सीधी एक बात उन्होंने बड़ी क्लियर कट कही थी। ठीक है। महायुति में कंफ्यूजन है। महायुति में पहले ये कहते गए कि हमारे पास मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी है एकनाथ शिंदे। फिर अजित पवार के लोग कहते थे कि अजित पवार किंग मेकर बनेंगे और इस बार किंग भी बनेंगे। तो इधर बीजेपी वाले कहते कि बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। फिर उसके बाद अमित शाह ने कहा कि पहले तो कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर कहा कि नहीं, ये तो हम चुनाव के बाद सब तय करेंगे, महायुति तय करेगा। महायुति तय करेगी। महायुति में कौन तय करेगा? महायुति में तो अमित शाह ही तय करेंगे। और कौन है महायुति में तय करने वाला? तो पहली बार बीजेपी को कोई भारी पार्टनर पड़ा, वो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इनके सामने झुकने को तैयार नहीं। खासकर न्यू बॉम्बे में यदि मैं बताऊं आपको तो गणेश नाइक है, वो बीजेपी का टिकट है, उसके खिलाफ एकनाथ ने अपना आदमी उतारा। महात्रे एक मैडम है वही न्यू बॉम्बे में, उनके खिलाफ भी अपना आदमी उतारा। तो एकनाथ शिंदे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी इतनी वोट लाए कि सत्ता में आने के लिए एकनाथ के बगैर उनके पास पर्याय न हो। अजित पवार भी यही कह रहे हैं, भले मेरी कम सीटें आए लेकिन इनकी सीटें ज्यादा नहीं आए, तो मेरे बगैर ये भी सरकार नहीं बनाए तो फिर मैं बताऊंगा इनको कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं नहीं दूंगा साथ, रहो अपेक्ष में, विपक्ष में। तो इतनी खिचड़ी में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, तो खिचड़ी होती जा रही है। इसीलिए महायुति 120 भी मुश्किल लगती है। अच्छा। मैंने बहुत अपर हैंड दिया 120 का। अच्छा। अब इसके बाद चुनावी खेल हो जाए, अब मशीनें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमने कई बार देखा। उनका तो सर सिस्टम चलता है सर, सिस्टम चलता है, लेकिन अब वो सिस्टम आप कितना चला दोगे? तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि मतदाताओं ने मतदान इतना कर लेना चाहिए। देखिए, मशीनों का खेल तब होता है जब 1-2 हजार वोट का हर फेर हो। यदि आपका लीड 60-70 हजार का है तो फिर मशीनें भी काम नहीं करती।
फिर चुनाव आयोग भी खेल करने में 60,000 अशोक सर, कैंडिडेट एकदम डाउन नहीं कर सकते। बतौर पत्रकार आपको महाविकास आघाड़ी के प्लस पॉइंट क्या लगते हैं और इंडिया गठबंधन के प्लस पॉइंट? महाविकास आघाड़ी का प्लस पॉइंट ये की है कि नीचे ग्राउंड पे साथ में लड़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी और वो जो सिंपैथी फैक्टर है जी, वो उनके पक्ष में है। अभी भी शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी है। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जो ये प्रधानमंत्री और अमित शाह आके बार बार ललकारते हैं, ये कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ते हैं। अच्छा, तो उससे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एनडीए के प्लस पॉइंट? एनडीए के प्लस पॉइंट एक तो लाडली बहना योजना है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। एनडीए का प्लस पॉइंट एक लाडली बहना ही है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, तो सर ये शिवाजी वाला मुद्दा, शिवाजी के अपमान का मुद्दा कुछ काम कर रहा है कि नहीं? संविधान का मुद्दा, शिवाजी का देखिए, शिवाजी का स्टैचू टूटा, शिवाजी का अपमान हुआ, ये सबको पता है, लेकिन ये शिवाजी पे बात नहीं करते, ये संविधान पे बात नहीं करते। बीच में इन्होंने कहा कि ये लाल रंग की किताब अर्बनी नक्सली अर्बन है। तो महाराष्ट्र में एक बात ये हो गई कि भाई संविधान को ही अर्बन नक्सल कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर को गाली दी जी। भाई, विपक्ष ने तो ऐसे ही भुनाया। आपको याद होगा जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद जब भाषण कर रहे थे राहुल गांधी, तब उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुत्व और आपका हिंदुत्व अलग अलग है जी। मेरा हिंदुत्व मुझे अहिंसा सिखाता है, मेरा हिंदुत्व मुझे गौतम बुद्ध बताता है जी। मेरा हिंदुत्व सभी को साथ में लेके चलने का कहता है, और आपका हिंदुत्व ये हिंसक हिंदुत्व है। आपका हिंदुत्व, तुरंत प्रधानमंत्री खड़े हो गए भाषण के बीच और कहा कि हिंदुत्व को हिंसक बोल रहा है, हिंदुत्व को हिंसक बोल रहा है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपका हिंदुत्व हिंसक है, मैं हिंदू हूं, मेरा हिंदुत्व तो मुझे अहिंसा सिखाता है। जी। तो जब आप एक खेल कर सकते हैं तो विपक्ष ने भी खेल करना शुरू कर दिया। आम्बेडकर जी को अर्बन नक्सल कहा, संविधान को अर्बन नक्सल कहा, लाल रंग के परेशान है, महिला बिंदी लगाती है, मांग भरती है, उससे इनको परेशानी है। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पर संविधान कहा जा सकता है? संविधान नहीं, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। सोयाबीन का रेट इन्होंने बोला था पिछली बार भी, पिछले चुनाव के टाइम पे भी 2019 में इन्होंने कहा था कि सोयाबीन को 6,000 देंगे, नहीं दिया। मैं एक गांव में गया था, शेलू करके गांव है छोटा, मैं जब परभणी जिले में घूम रहा था, तो वहां पे किसानों ने कहा कि क्योंकि वो देखते होंगे कार्यक्रम, तो उन्होंने पहचान लिया। मैं गांव में गया तो उन्हें सब मिलने आए, उन्होंने बड़ा बिल्कुल आत्मीयता से स्वागत किया और उन्होंने मुझे कहा कि 6,000 रुपए सोयाबीन बोला, मैं आज ही सोयाबीन 4100 में बेच के आया। मैं कब तक 6,000 का इंतजार करूंगा? अब मेरे पास सोयाबीन बेचने के सिवा चारा नहीं, तो भूखा मरूंगा। तो भाई चलो 41 रुपए मिले, 4100 मिले, यही सही। तो 6,000 रुपए ये सिर्फ भाषण में रह गए। कॉटन का सीजन का पहला कॉटन जो गया वो 5,000 रुपए में गया, अब 6,000 रुपए हो गया। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तो कॉटन की लागत है। किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने हैं। आज संभाजी नगर में 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। 75 साल हो गए देखिए देश को। 50 किलोमीटर दूर ओवरफ्लो हो रहे डैम, और औरंगाबाद में यानी संभाजी नगर में पानी नहीं। 50 किलोमीटर दूर की आपको वो नहीं होती, पाइपलाइन नहीं डाल सकते आप। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते, हिंदू मुसलमान करते। ये लोगों का एक रोष है, आक्रोश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में एनडीए के लिए पूरा चुनाव भयंकर खिचड़ी हो चुका है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है, इस पर बात कर रहे थे। साथ ही साथ जान रहे थे कि महाराष्ट्र का मूड क्या है। अशोक सर से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।